मीडिया के सारे चैनल्स को मैं चैलेंज करता हूं, एक बार मुझसे डिबेट कर लो। मैं अगर आपको आतंकवादी साबित नहीं कर दिया तो जो बोलना मैं करने के लिए तैयार हूं। अडानियों, अंबानियों और आपके भाइयों 5% लोगों का धन 500 गुना बढ़ जाता है। आप चीन के सामने पूछ छुपा करके अपने घुसा लिया है पिछवाड़े में और हमको पाकिस्तान से डराते, तो आपको रोकना पड़ेगा नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कैरियर। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतारे बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर लेना ही है तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लो। नरेंद्र मोदी की तरह सोचो। नरेंद्र मोदी 47 साल पीछे अपने अमृत काल को ढकेल दिया कि अब वो राष्ट्रपति बनेंगे, राष्ट्रपति बनने के बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, उसके बाद संविधान खत्म करेंगे, उसके बाद लोकतंत्र खत्म करेंगे, खुद को आजीवन राष्ट्रपति घोषित करेंगे। क्या सकते हो तो बचा लो मेरे भाई। एमएसपी नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए, यह नारा होना चाहिए किसानों का। नरेंद्र मोदी से 5 किलो आटा मत लो, 5 किलो अनाज मत लो, नरेंद्र मोदी से इस्तीफा लो। यही एक रास्ता है इस देश को बचाने का, आपकी रोजी रोटी बचाने का। मैं रैम्बो के साथ रहा, एक ऐसे दलाल, घटिया दलाल के साथ रहा जिसका मुझे पूरी जिंदगी अफसोस रहेगा। 2010 से लेकर 2014 तक ये दल्ले हैं, दलाल हैं, पूंजीपतियों के दलाल हैं। हम लोगों ने देखा है, पता नहीं किस मिट्टी के बने हो तुम लोग जो भूल जाते हो। इस यात्रा की नींव नरेंद्र मोदी के राजनीतिक खात्मे के साथ होगी। 6 लाख जो भारत की नागरिकता छोड़े हैं उनमें कौन है, उनका नाम जाहिर करो, देश को बताओ, आप पता चल जाएगा पूरे देश को कि कौन है वो। अडानी अंबानी ग्रुप के सारे चैनल, ये बहुत खतरनाक और बहुत गंभीर सवाल है मेरे दोस्त। अडानी अंबानी ग्रुप के सारे चैनल, जितने चैनल वो चलाते हैं, मीडिया की बात कर रहा हूं, और मीडिया लोकतंत्र का एक पाया होता है, तो वो भी एक पाया है, एक खंभा है जो लोकतंत्र की नींव को संभाले हुए हैं, या लोकतंत्र को संभाले हुए हैं, या यूं कहें कि देश को भी संभाले हुए हैं। तो अडानी अंबानी ग्रुप के सारे चैनल गोदी मीडिया क्यों बन गए हैं? वो देश की समस्याओं, देश के मुद्दों, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी को लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाते? इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते? वो एकमात्र सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान का मुद्दा, जातिगत मुद्दा, सांप्रदायिक मुद्दा क्यों उठाते हैं? नरेंद्र मोदी जी, आपका काल है और गोदी में, और वो भी अमृत काल है। अगर ये काम कोई भी चैनल, आप जब सत्ता से बाहर होते और इस तरह का काम करता, तो आप क्या करते इनके साथ? सोच के बताइए। और आखिर इनको क्या इंटरेस्ट है? अडानी अंबानी को देश के सही मुद्दे ना बताकर, देश की गरीबी ना बताकर, देश की बेरोजगारी ना बताकर, देश की महंगाई ना बताकर, देश की समस्याएं ना बताकर, सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दे देश को क्यों दिखाते हैं, क्यों बताते हैं और उस पर क्यों डिबेट चलवाते हैं? इसके पीछे उनकी मंशा क्या है और इसमें आपका कितना योगदान है और कितना हाथ है? मुझे पता है अडानी अंबानी, मैंने कहा कि जैसे बाबा रामदेव का पूरा अंपायर आपकी बेनामी संपत्ति है, यानी नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है, उसी तरह से अडानी का भी लगभग मैं समझता हूं 70 to 80% अंपायर मोदी की बेनामी संपत्ति है, जो
उन्होंने गुजरात को बेचकर कमाया, जब उनके हाथ में गुजरात था, तो जो उन्होंने गुजरात को बेचकर कमाया वो सब कुछ अडानी अंपायर, बाबा रामदेव अंपायर, आशाराम अंपायर, इधर श्री श्री रविशंकर अंपायर में लगाया, और भी आरएसएस या और भी बहुत से भगवा दलाल हैं जिनमें उन्होंने लगाया। यह इन्वेस्टमेंट था उनका, और इस इन्वेस्टमेंट से उनको मिलना था प्रधानमंत्री की कुर्सी, जो कि उन्होंने हासिल की। और खुल करके इन लोगों ने जिनको इन्होंने बेनामी संपत्ति अर्जित करवाई, ब्लैक मनी अर्जित करवाई, इनका अंपायर खड़ा करवाया, उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई, देश को बरगलाया, देश से झूठ बोला, देश से धोखा किया और देश को नरेंद्र मोदी के हवाले कर दिया। अब यह नहीं कह सकते नरेंद्र मोदी के बहाने, नरेंद्र मोदी तो शिखंडी की तरह सामने है, नरेंद्र मोदी के बहाने अडानी अंबानी, वॉलमार्ट, अमेजॉन और अलीबाबा जैसी देसी विदेशी चाइनीज और अमेरिकन कंपनियों के हवाले कर दिया, या दुनिया के पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। ठीक है, यह मेरा पहला सवाल था, आखिर ऐसा क्यों है? और अगर ऐसा है तो क्या अगर एक नॉर्मल आम जनता की तरह आप सोच के देखिए कि अडानी अंबानी के सारे चैनल ऐसा क्यों कर रहे हैं, गोदी मीडिया क्यों बन चुके हैं, उनकी मंशा क्या, उनको क्या हासिल है, क्यों ऐसा करते हैं, उनको क्या मिलता है? आपको जब इस बारे में सोचना शुरू कर देंगे तब आपको बीजेपी को समझने में, नरेंद्र मोदी को समझने में आसानी होगी। तुरंत आप समझ जाएंगे कि षड्यंत्र आपके साथ बहुत बड़ा हुआ है। ये पूंजीवादी लोग, ये पूंजीवादी तत्व, ये पूंजीवादी व्यवस्था, ये पूंजीवादी समाज आपको धोखा दिया है। नरेंद्र मोदी को शिखंडी बना करके आपकी हत्या की है, आपका बलिदान दिया है, आपको खत्म किया है, आपकी पूरे लोकतंत्र की हत्या की है इस पूंजीवादी व्यवस्था ने। और मैंने कहा कि लोकतंत्र का अगर एक पाया है मीडिया, और अगर वो पाया षड्यंत्र में शामिल हो जाए तो उस देश की संप्रभुता को कौन बचा सकता है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा सवाल बस इतना ही है, नरेंद्र मोदी जी कभी देंगे नहीं, आप उनके लोगों से पूछिए। आखिर मेरा सवाल यही था कि अडानी अंबानी ग्रुप के सारे चैनल गोदी मीडिया क्यों बन गए हैं, लोगों की समस्याओं से एकदम से किनारा क्यों कर लिया है, आंखें क्यों मूंद लिया है, उनको क्या मिल रहा है, उनका क्या इंटरेस्ट है, और खास करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में और बनाए रखने में उनका क्या इंटरेस्ट है। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे षड्यंत्र आपके सामने आ जाएंगे। किसान का बिल हो, या इससे पहले भूमि अधिग्रहण हो, या पूरे भारत की संप्रभुता और पूरे भारत के सत्ता में जितने भी जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी पीएसयू है गवर्नमेंट्स की, सबको बेचने। ठीक, एक और आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। अब इस दूसरे सवाल को, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण और खतरनाक, एक सवाल पर मैं एक दिन बोल सकता हूं, मात्र एक सवाल पर, लेकिन उतना समय मैं आपका नहीं लूंगा। लेकिन इस बात को आप दूसरों तक भी, और दूसरों को समझाने से बेहतर है आप पहले समझिए कि, और फिर आप समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक शिखंडी की तरह पूंजीवादी तंत्र के लिए एक शिखंडी की तरह हम आम आदमी और पूंजीवादी तत्वों के बीच में खड़ी है।
आप उस नरेंद्र मोदी को शिखंडी की तरह आगे करके आप जैसे भीष्म पितामहों का हत्या की जा रही है, यानी लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों कि कैसे इस षड्यंत्रकारी पूंजीवादी लोग नरेंद्र मोदी को शिखंडी बनाकर आपके सामने खड़ा करके कैसे पूरे लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है। अगर चैनल्स यानी मीडिया वॉयस हो जाए, अगर मीडिया बिक जाए, उस देश को आजाद बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी दुनिया के किसी भी देश के लिए यह लागू होता है मेरे दोस्तों। और अगर हजारों साल तक भारत गुलाम रहा तो इस मीडिया का सबसे बड़ा हाथ रहा। उसमें भी थे, उसमें चैनल नहीं थे, न समाचार पत्र थे, दूसरे और माध्यम, जो भी माध्यम था वो हमेशा, जो भी माध्यम था वो हमेशा पूंजीपतियों के का रहा। जैसे जितने भी तब भी न्यूज़पेपर्स जितने रहे वो पूंजीपतियों के हाथों में रहे। और पूंजीपतियों के हाथों में रहने का अर्थ यह है कि अंग्रेजों का साथ देते रहे, अंग्रेजों की गुलामी करते रहे, अंग्रेजों की दलाली खाते रहे। और उनमें सबसे प्रमुख रहे ये गुजराती भाई। आज जब नरेंद्र मोदी कभी कभी देश के नौजवानों पर बोलते हैं, देश की सेना पर बोलते हैं तो शर्म आती है। कभी अपने दिल पे हाथ रखकर नरेंद्र मोदी एक बार अपने बारे में, अपने गुजरात के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में बोलना चाहते हैं, बोलते हैं, नाम लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज भी दंगाइयों, माफियाओं का नाम लिया। वर्चुअल रैली जो कर रहे थे दिल्ली से, चाहे जहां से भी वर्चुअल रैली कर रहे थे, उसमें माफियाओं, दंगाइयों का नाम लिया। इनडायरेक्टली ये कहा कि अगर दंगाइयों और माफियाओं की सरकार आप बनाओगे तो भुगतोगे, यानी आप उनको मत वोट दो, हमको दो। वो दंगाइयों और माफियाओं की सरकार है। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, उन्होंने नाम लेकर कहा, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि दंगाइयों और माफियाओं से देश का कितना नुकसान हुआ है। 0.001%। और उन माफियाओं से जो आपके भाई हैं, अडानी से, अंबानी से, मेहुल से, नीरव से, ललित से, केतन से, हर्षद से, जो आपके भाई हैं, उनसे देश तबाह हुआ है, देश बर्बाद हुआ है। कभी आप उनका नाम नहीं लेते। आप उत्तर प्रदेश में मान लीजिए नहीं लेते, लेकिन क्या गुजरात के चुनाव में आपने नाम लेते हैं कभी? या जब संसदीय चुनाव हुआ था तब इन लोगों का आपने नाम लिया था? किसी भी दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी, मैं कह रहा हूं जैसे आईएसआई और ओसामा बिन लादेन, या जितने दुनिया के खतरनाक से खतरनाक आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये पूंजीवादी आतंकवादी। ये पूंजीवादी आतंक जो फैलाते हैं ये दुनिया के सारे आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक होते हैं। और आप देखो उसका नुकसान देखो, किसी भी आतंकवादी घटना में 2, 5, 10, 20, 100, 200 आदमी मारे जाते होंगे, ठीक है मारे जाते हैं, लेकिन लाखों लाख लोग भारत के मार दिए जाते हैं, मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं इन्हीं फाइनेंशियल क्रिमिनल्स के कारण, इन्हीं फाइनेंशियल आतंकवादियों के कारण।
वो बैंकों से आपकी पूंजी लूट लेते हैं, बैंकों पर कब्जा कर लेते हैं। आपको 5 रुपया बैंकों से नहीं मिल पाता, वो बैंक का बैंक खाली कर देते हैं। कितने बड़े क्रिमिनल्स हैं ये। और ये समस्या भारत की नहीं है मेरे दोस्तों, ये दुनिया की समस्या है। दुनिया के लिए पूंजीवाद एक खतरा है। और अब तो दुनिया के पूंजीवादी तत्वों ने आपको खत्म करने, मिटा देने का बीड़ा उठाया है। दूसरी बात, जब दूसरे और सवालों को आपके सामने रखेंगे तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हम और देश, आप और देश कितने बड़े खतरे से आज गुजर रहा है। जिसे नरेंद्र मोदी ने अमृत काल का नाम दिया है, वो कितना बड़ा विष काल है, इसे आप समझ जाएंगे। या फिर मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी बड़ा पदाधिकारी, कोई भी इंटेलेक्चुअल या गोदी मीडिया के सारे चैनल्स को मैं चैलेंज करता हूं, एक बार मुझसे डिबेट कर लो। मैं अगर आपको आतंकवादी साबित नहीं कर दिया तो जो बोलना मैं करने के लिए तैयार हूं। आगे तीसरा सवाल सुनिए। देश गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों की आत्महत्या से कराह रहा है। आपने सुना, फिर से एक बार दोहरा देते हैं। देश गरीबी, बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी, रोजगार के लिए आपके बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, दरवाजे बंदूकों की कुंडों से तोड़े जा रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो देश गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों की आत्महत्या से कराह रहा है। लेकिन सवाल यह है कि लेकिन भाजपा और उसके कुनबे का धन 500 गुना कैसे बढ़ गया? आपने ध्यान से सुना होगा, मैं समझता हूं आप बात को भी समझ गए होंगे। चलिए, अगर महामारी है, आफत विपद है, देश पर विपत्ति आई है, तो सब पर आनी चाहिए, सब पर बराबर होना चाहिए ना। लेकिन देश की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों की आत्महत्या से जहां करा रहा है, वहीं भाजपा और उनके कुनबे का धन, उनका कुनबा, भाजपा का कुनबा कौन है? अडानी, अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, जय शाह, अमित शाह वगैरह वगैरह, उनका धन 500 गुना बढ़ गया है। मेरे भाई, कैसे हुआ ये? क्या ये महामारी उनके लिए नहीं आई, या ये महामारी उन पर कोई प्रभाव नहीं डाली, उनके विकास को नहीं रोक पाई? पूरे देश को तो गर्त में डाल दिया, पूरे देश का विकास रोक दिया, पूरे देश को तबाह कर दिया, पूरा देश करा रहा है। उनका धन कैसे बढ़ रहा है? कहां से बढ़ रहा है? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी, कौन सा ऐसा मैक्सिमरिज्म है? और अगर है कि महामारी में भी आपका धन, आपके चहेतों का धन 400-500 गुना बढ़ सकता है, तो क्यों ना नरेंद्र मोदी, अमित शाह भाई आम जनता को भी वो टेक्नोलॉजी, वो बात बता देते जिससे ये जनता बेचारी कमा लेती, थोड़ा नहीं 500 गुना कमाती, डबल तो कमा लेती। किसान तो बेचारे अपने उपज का 2 गुना दाम आपसे चाहते हैं, जो आपने वादा किया था वो नहीं मिल रहा है। आप एमएसपी पर उनको गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है, और वहीं 500 गुना आपका, आपके कुनबों का, आपके रिश्तेदारों का धन बढ़ गया है। कहां से, कैसे?
ये ज्ञान मैं बस इतना ही विनती करूंगा नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के बाकी सब जी जितने भी जी हैं, सब जीजियों को मैं कहता हूं कि भाई ये ज्ञान अपने पड़ोस में रहने वाले कुछ बेचारे गरीबों को भी दे दो कि कैसे 500 गुना दाम बढ़ता है। एमएलए का, एमपी का, सबका धन बढ़ा है, सबने विकास किया है, और कम से कम 500 गुना या उससे भी अधिक। दया करो मेरे नरेंद्र भाई, आप तो गुजराती हो, आप कहते हो कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, आप इस देश पर दया करो, अपना ज्ञान इनको भी दे दो, इस देश की जनता को भी थोड़ा बता दो कि कैसे अपने पैसे को 500 गुना कैसे किया जाता है, जिससे ये अपने रोटी कमाने के लिए भी कमा लें। मैं ज्यादा नहीं चाहता, मैं नहीं कहता कि ये 500 गुना कमाएं, दुगुना तक, मतलब जो है उनके पास वही थोड़ा बढ़ जाए, चलो वो भी नहीं होता तो जो है उनका वो तो बचा रहे, वो ना छिन जाए। इस पीरियड में तो वो जिनका जो था वो भी छिन गया, गरीबी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, ये लोग मर रहे हैं। कैसे हुआ? एक तरफ तो पूरे देश के 95% लोग गरीब होते जा रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। आप खुद ही 5 किलो अनाज से 84 करोड़ लोगों का लालन पालन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो ये 5 किलो अनाज देकर लालन पालन करने की बजाय दया क्यों नहीं कर देते नरेंद्र मोदी? आप वो ज्ञान क्यों नहीं दे देते जो अपने भाइयों को दिया है, अपने मेहुलों, चौकसियों, अडानियों, अंबानियों को दिया है? वो ज्ञान अपनी जनता को भी दे दीजिए। कम से कम वो अपने कमाने भर के, खाने भर के लिए कमा लें, बच्चों को पढ़ाने के लिए, खाने के लिए, फीस देने के लिए, जीवन चल, बस इतने भर के लिए कमा लें। 500 गुना नहीं चाहिए उनको, वो 500 गुना नहीं मांगते। किसान तो अपने जो गन्ना बेचे हैं आपके भाइयों को, वो दाम चाहते हैं कि उनका पैसा दे दो, वो भी आप नहीं दे पा रहे हो। मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी नहीं दे पा रहे हो, मिल रहा है उनको, रो रहे हैं। आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स, जितने भी स्वास्थ्य से जुड़े वर्कर्स सब रो रहे हैं। उनको उनका एरियस या जो लेना है, जो उनको पेट पालने के लिए चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है। और एक तरफ आपके चहेते अडानियों, अंबानियों और आपके भाइयों 5% लोगों का धन 500 गुना बढ़ जाता है। कुछ तो बात है नरेंद्र मोदी, और आप इस बात को रैली में क्यों नहीं बताते? आप रैली करते हो, वर्चुअल रैली करते हो, उसमें लोगों को बहुत समझाते हो कि आप मुझे वोट दीजिए, नहीं तो माफिया खा जाएगा। अरे यार, आप चीन के सामने पूछ छुपा करके अपने घुसा लिया है पिछवाड़े में, और हमको पाकिस्तान से डराते हो। ₹500 गुना आप कमा लेते हो, हम 5 रुपए के लिए मर रहे हैं। आम आदमी अपना पेट नहीं पालने के लिए कमा पा रहा है, और आपका जैसा से लेकर बाकी पूरे जो खानदान है, पीढ़ी दर पीढ़ी जिनका नाम मैंने लिया, वो कहां से कहां पहुंच गए। कुछ ज्ञान आप बहुत अच्छा बोलते हो नरेंद्र मोदी जी, कुछ ज्ञान उनसे वोट मांगते हो ना, उनसे कहते हो ना कि आप वोट हमें दे दीजिए। अरे भाई, वोट के बदले नहीं, कुछ तो वोट के बदले ज्ञान ही दे दीजिए। 5 किलो अनाज जिनको देते हो, आप उनको बस इतना ज्ञान दे दीजिए कि अपने धन को 500 गुना कैसे करते हैं। 500 गुना वाला मत बताइए, वो फार्मूला छोड़ दीजिए। वो अपने भाइयों को रामदेव के लिए रहने दीजिए, वो रविशंकर के लिए रहने दीजिए, वो अडानी अंबानी के लिए रहने दीजिए, वो मेहुल चौकसी, नीरव मोदी के लिए रहने दीजिए। आप सिर्फ ये बता दीजिए इन बेचारे गरीबों को कि पेट भरने के लिए कैसे कमाया जाए।
वो कमा लेंगे, आपको 5 किलो अनाज भी नहीं देना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ता हूं, आपका दिल करे तो मुझे एक बार ले जाकर और जेल में डाल दो, अगर आपको खुशी मिलती है, अगर आपको मुझसे कोई तकलीफ है। लेकिन इन गरीबों को वो फार्मूला बता दो कि ये पेट कैसे पाल सके। मैं नहीं पूछता, मैं ये नहीं कहता आपको कि इनको वो 500 गुना वाला फार्मूला बता दो जो जैसा कमाते हैं लागू करते हैं, जो अमित शाह लागू करते हैं, जो केतन पारेख लागू करते हैं, हर्षद मेहता लागू करते हैं, जो ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, जो वो फार्मूले में से छोटा सा फार्मूला, रोज कमाए रोज खाए वाला फार्मूला इन बेचारों को बता दो। 5 किलो अनाज आपका बच जाएगा नरेंद्र मोदी। जो 1000-2000 नौटंकी करते हो उनके खातों में डालो, वो भी आप ही रख लो। गैस की सब्सिडी भी आप ही रख लो, सब कुछ आप रख लो। मैं कुछ नहीं कहता, बस एक चीज बता दो, वो फार्मूला कैसे पेट भरने के लिए कमाया जाए, 500 गुना के लिए नहीं। चलिए, मैं बहुत पूछ चुका एक ही मुद्दे का सवाल, मैं बहुत पूछ चुका, आगे का सवाल पूछता हूं, उसका बताइए दीजिए। नहीं कुछ तो मेरे दोस्त, आपको एक सावधानी भरा बात बता देता हूं। चलो वो लास्ट में बता देता हूं, सावधानी। लेकिन अभी और सवाल ही करता हूं। मनरेगा के मजदूरों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, देश के दूसरी संस्थाओं से जुड़े लोगों को, ये स्वच्छता अभियान से जुड़े, आपकी साफ सफाई करने वाले, गटर साफ करने वाले लोगों को, मतलब निम्न स्तर पर जो मजदूरी करते हैं उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। बेरोजगार सड़क पर उतरकर लाठी खा रहे हैं। आप 500 गुना कमाते हो नरेंद्र मोदी, आपके भाई 500 गुना कमाते हैं, उनको वो तो दे दो। और क्यों नहीं मिल रहा है, यही तो मैं पूछता हूं। मेरा सवाल यही है कि जहां आपके भाई लोग 500 गुना कमाते हैं, वहां कोई मजदूरी भी हासिल नहीं कर पा रहा है। मनरेगा में काम किया, उस मजदूरी को भी उसे नहीं मिल रहा है। कुछ तो दया करो यार। ये आपके ही लोग हैं, अपने लोग हैं, ये कोई और नहीं, कोई बेगाना नहीं, कहीं बाहर से नहीं आए, पाकिस्तान के लोग नहीं है, ये पाकिस्तानी नागरिक नहीं है, चीन के नागरिक नहीं है, ये अफगानिस्तान से नहीं है, ये भारत के हैं। आपके ही बेचारी रियाया है, प्रजा है आपकी, भूखे मर रही है, आपको भी परेशानी हो रही है। 5 किलो अनाज देकर उनका पेट पाल रहे हो, 1500 उनके खातों में डालने का कर रहे हो, उज्ज्वला का नाम, इसका नाम, उसका नाम, पता नहीं कितना कितना नाम लेते हो। ये सारी चीजों को छोड़ करके थोड़ा सा फार्मूला बता दो। वो 500 गुना वाला नहीं, 100 छोटा सा फार्मूला, रोज कमाने रोज खाने वाला फार्मूला, बस इतना ही बता दो। आपने आज किसानों से भी धोखा किया, किसान भी मजबूर होकर फिर से सड़क पर उतरे। एमएसपी की बात करते हैं, किसानों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो एमएसपी लेके क्या करेंगे। वो किसान उतरे हैं, सड़क पर उतरेंगे, लोगों को के पास जाएंगे, समझाएंगे कि मुझे एमएसपी दे दो। उन्हें यह पता नहीं है कि आपकी एमएसपी नहीं, आपका तो खेती छीन लिया गया, किसान बिल लागू कर दिया गया, जमीन आपके पास रहने ही नहीं पाएगी। कैसे? प्राइवेटाइजेशन से आपने जो कर दिया। एपीएमसी मंडी अडानी के हाथ, एमएसपी अब अडानी तय करेंगे। लोगों के किसान अपने खेतों में क्या पैदा करेंगे, अडानी तय करेंगे। किसान आज भी भ्रमित हैं, वो ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने किसान बिल वापस ले लिया। और कुछ बेचारे भारतीय जनता पार्टी के पंखे जो हैं, जिनको ज्ञान मान तो कुछ है नहीं, पढ़े लिखे पता नहीं कहां से आते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाते हुए नरेंद्र मोदी ने किसान बिल वापस ले लिया। मैं ये पूछ रहा हूं मेरे भाई, किसान बिल तो लागू हो गया, और बोल रहा हूं आप सुन लो,
समझ लो, सच आप देख लो, सामने है। अगर प्राइवेटाइजेशन इट्स इंप्लीमेंटेड तो दुनिया की कोई ताकत किसान बिल लागू करने से नहीं रोक सकती। किसान बिल तो ऑटोमेटिक लागू हो गया, उसको लागू करने की क्या जरूरत है, उसको संसद में पास करवाने की क्या जरूरत है। किसानों को बिजली तब मिलेगी जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। किसानों को बीज, किसानों को पेस्टिसाइड, किसानों को उर्वरक, किसानों को इंस्ट्रूमेंट, किसानों को डीजल, किसानों को पानी, सब कुछ तब मिलेगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीजें नहीं मिलेगी, क्योंकि तो मालिकाना हक तो उनका है। आप बताइए नरेंद्र मोदी जी, आप कहां से लाकर यूरिया दोगे, कहां से डाई डीएपी दोगे, कहां से आप बिजली पानी दोगे, कहां से आप एमएसपी की बात क्या करते हो, मजाक क्यों उड़ाते हो यार। हम जैसे लोगों से आपकी नहीं चलिए कोई बात नहीं। अब किसान बेचारे हैं, मैं किसानों से सीधे अगर मैं कह रहा हूं, अगर मेरी बात किसानों तक पहुंच रही है तो मेरे किसान भाइयों, आप नरेंद्र मोदी के बर्खास्तगी की मांग करो। जब तक नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे हैं तब तक आपको मौत के फरमान के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। एमएसपी तो छोड़ दीजिए यार, एमएसपी से क्या मिलने वाला है। एमएसपी तक जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उनका होगा, जब एपीएमसी मंडी उनकी होगी, जब फिर एमएसपी का क्या मतलब है यार। एमएसपी से क्या मिलने वाला है किसानों को। एमएसपी भी आपको बढ़वाने के लिए कहा जा रहा है, हम दे रहे हैं, हम कमेटी बनाएंगे। आप किसानों का विजन होना चाहिए। अगर किसान समझते हैं मेरी बात को तो देश को बचाने का एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कैरियर, राजनीतिक गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, वहां भेज दो, वो अपना देखेंगे, वो ठीक है, वो गुज्जू भाई आपस में समझ लेंगे। पूरा देश अगर इतना खतरा मत मोल लो तो आपका आंदोलन, आप जब एमएसपी के बारे में आज निकल करके कहने जा रहे हो, मेरे किसान भाई, मेरे राकेश टिकैत भाई, मेरे और जो भाई हैं किसान के नेता, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि किसान बिल तो लागू हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ऐसे जैसे मैंने बताया ऐसे लागू कर देंगे। अगर रोकना चाहते हो तो आपको रोकना पड़ेगा नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कैरियर। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतारे बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको एमएसपी नहीं, नरेंद्र मोदी की बर्खास्तगी मांगनी होगी। आपको लोगों के बीच जाकर यह बताना होगा कि आप मोदी जनता पार्टी को वोट किसी भी कीमत पे मत दो, तब जाकर देश बचेगा। समझो, एमएसपी मांगने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आप वही बोल रहा हूं ना, एमएसपी की बात करते हो, एमएसपी पर कौन खरीदेगा। अब बोलो, एमएसपी हमने लागू कर दिया, सरकार ने कमेटी बनाई और एमएसपी का को डिक्लेयर कर दिया। आपके एक एक सामान, लहसुन प्याज से लेकर के नून तेल धनिया तक सबको एमएसपी की गारंटी दे दी। जो भी पैदा होता है खेतों में, यहां तक कि बथुआ और मरचा, जो भी एमएसपी की गारंटी दे दी। लेकर क्या करोगे, बंटा छिलोगे। इधर एमएसपी की गारंटी दे दी, उधर एफसीआई नहीं रहेगी, एपीएमसी मंडी नहीं रहेगी, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, सब कुछ अदानी अंबानी के हाथों में होगा। आप एमएसपी लेकर क्या करोगे मेरे भाई। अगर लेना ही है तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लो, अपनी समझ को थोड़ा आगे ले जाओ, नरेंद्र मोदी की तरह सोचो। नरेंद्र मोदी 47 साल पीछे अपने अमृतकाल को ढकेल दिया।
सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि अब वो राष्ट्रपति बनेंगे, राष्ट्रपति बनने के बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, उसके बाद संविधान खत्म करेंगे, उसके बाद लोकतंत्र खत्म करेंगे, खुद को आजीवन राष्ट्रपति घोषित करेंगे। ये सब करने वाले, उनकी तो लंबी योजना है और आप एमएसपी पे अटके हुए हो। मेरे भाई देश बचा लो, एमएसपी तो मिलती रहेगी। और पूरे देश, ये किसानों की बात नहीं है, देश का एक एक आदमी के लिए ये अमृत काल नहीं विष काल है। और ये समझ लो अमृत काल नहीं, ये वार्निंग काल है, समझ लो। यमराज आपके सामने खड़ा है, बचना चाहते हो, लुका छिपी से नहीं बच सकते, मुकाबला करो, शिखंडी को हटाओ, शिखंडी को महाभारत जिसने भी देखा है, जिसने भी समझा है, उसको समझ में आनी चाहिए, शिखंडी का हटना जरूरी है, यानी नरेंद्र मोदी का हटना जरूरी है। जब तक शिखंडी बीच से नहीं हटेगा तब तक भीष्म पितामह यूं ही मरते रहेंगे। मतलब किसान की मौत, देश की मौत, चाहे भूख से हो, चाहे गरीबी से हो, चाहे बीमारी से हो, बेरोजगारी से, किसी भी तरह से मरना आपकी किस्मत में है। इट्स अ वर्ल्ड ऑर्डर। नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े वैज्ञानिक की तरह इस बात को बताया कि अब आगे जो आएगा उसका वर्ल्ड ऑर्डर कुछ और होगा। वही और बता रहा हूं आपको, नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, आपके लिए जगह नहीं है। आप अपने खेतों से किसको हकालते हो? पशुओं को हकालते हो ना? क्यों हकालते हो? घर पे बांध क्यों नहीं लेते उनको? घर पे बांध करके, घर पे बांधोगे कैसे? क्यों बांधोगे? जब उनके गोबर गोमूत्र की जरूरत पड़ती थी आपके खेतों को, जब उनसे आप हल जोत चलाते थे, उनकी सेवा लेते थे, तब उनकी जरूरत थी। अब उनकी जरूरत आपको नहीं है, इसके लिए हकाल रहे हो। कभी इस खेत से मार के वहां, कभी उस खेत से मार के वहां, कभी उस खेत से मार के वहां। आपका भी यही हाल है। पूंजीपतियों की मिलों में, फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में कहीं कोई जगह नहीं है। सब कंप्यूटर ने ले लिया, व्यवस्था कंप्यूटर देखता है, मजदूरी मशीन करती है, आपकी जरूरत नहीं है। आप आवारा पशु हो, आप यहां से वहां, यहां से मारे जाओगे, वहां से मारे जाओगे, वहां से मारे जाओगे। आपका यही नियत है। अगर छोटी छोटी जगह काम करते तो आप समझ लो, एक बिल्डिंग बनाते थे, पहले 50 मजदूर लगते थे, उठा उठा करके ऊपर ले जाते थे, सब उसको बनाने में काम करते थे, सीमेंट और बालू मिक्स करके। अब मशीन आ गई है, जरूरत ही नहीं आपकी, मशीन मिक्स कर लेगी। मिक्स किया हुआ रेती गारा सब मिक्स करके आ जाएगा, डायरेक्ट ऊपर चढ़ाया जाएगा, मशीन ऊपर जाएगी, ड्रिलिंग मशीन रहेगी जो उसको हिला हिला करके बराबर करेगी, पूरा काम मशीन करेगी। आपकी जरूरत क्या है? तो आप कहां, आप क्या हो? आप आवारा पशु हो। आप उन पशुओं में अपने आप को देखो, मेरे देशवासियों, मेरे भारतवासियों, आप अपने आप को उन पशुओं में देखो जिनको डंडे लेकर अपने खेतों से हटाते हो। मैं नहीं कहता कि आप गलत करते हो, आपको रोटी खाना है, बचाना है, अपनी जमीन, अपना खेत, इसलिए हटाते हो, सही करते हो। लेकिन दूसरे खतरे को देखो, उसके पीछे, उस उदाहरण के पीछे जो खतरा है उसको समझो। आप आवारा पशु बन चुके हो इस पूंजीवादी व्यवस्था को। मिलों में आपके लिए जगह नहीं, ऑफिसों में आपके लिए जगह नहीं क्योंकि कंप्यूटर आ गया है, मिलों में आपके लिए जगह नहीं क्योंकि मशीनें आ गई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपके लिए जगह नहीं क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनरी आ गई है जो यहां से वहां कोई भी सामान पहुंचा देगी, ले जाएगी, वगैरह वगैरह। आपकी जरूरत कहां है? आपकी जरूरत है जहां मशीनें काम नहीं करेंगी तो खेतों में खुदाई करना हुआ, गुड़ाई करना हुआ, हो सकता है कुछ ऐसे काम हो जहां मशीनें काम ना करें, वहां आपको काम पर लगाया जाएगा। ईंटा ढोने के लिए ईंटा हो सकता है, जहां मशीनों की जरूरत और कंप्यूटर की जरूरत नहीं होगी वहां आपको लगाया जाएगा, वरना आपको हकाल दिया जाएगा। इस इंस्टीट्यूशन के दरवाजे से उस इंस्टीट्यूशन के दरवाजे से इस इंस्टीट्यूशन से हकाला जाएगा। आप आवारा पशुओं की तरह घूमते रहोगे, आप पूरी जिंदगी घूमते रहोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा।
ये बोलते हैं ना, इतना लाख की नौकरी देंगे, उतना लाख की। बाप की नौकरी, बाप का माल है क्या? नौकरी कहां से देगा? देगा कैसे जब बेच दिया तो? एक उदाहरण मैं देता हूं। आपकी अपनी छोटी सी फैक्ट्री थी, 20 आदमी काम करते थे, आपने किसी तीसरे आदमी को बेच दिया। अब कोई आपके यहां नौकरी मांगने आएगा तो दोगे? कहां से दोगे? आपको बेच दिया तो नरेंद्र मोदी ने तो बेच दिया, मिलेगा कहां से? मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। मोटा काम वो भी जो मशीनें नहीं कर पाएंगी, कंप्यूटर नहीं कर पाएगा, वही मोटा काम आपके लिए दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा, बुला बुला करके 5,000 और 10,000 की तनख्वाह में। अगर आप एमए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, डिग्री ले रहे हो, सोच रहे हो कल ये बन जाएंगे, कल वो बन जाएंगे, कल वो बन जाए, कुछ नहीं होने वाला। मैं निराशा की बात नहीं कर रहा हूं। इट्स ए सिस्टमेटिक वर्ल्ड ऑर्डर जो नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। नहीं आप समझ पा रहे हो, मैं समझा रहा हूं, बस इतना ही फर्क है। वो आपको आधी बात बताते हैं वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब आप सपना देखोगे, अरे यार नया वर्ल्ड ऑर्डर में हमको भी टैक्स ला कार मिलेगी, वो BMW मिलेगी, हम भी नरेंद्र मोदी की तरह चलेंगे, आगे पीछे हम सिक्योरिटी, घंटा मिलेगा, घंटा। और उनको ही कितने दिन तक मिलेगा? मैंने बोला शिखंडी का क्या हुआ था महाभारत में, आप बताओ। आप शिखंडी से क्या उम्मीद करते हो? नरेंद्र मोदी से आप क्या उम्मीद करते हो? वो आपके लिए क्या कर सकते हैं यार? आपके अपने भीष्म पितामह को मरवाने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। जो देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारे किसान, उनको खत्म करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बचा लो, बचा सकते हो तो बचा लो मेरे भाई। एमएसपी नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए, यह नारा होना चाहिए किसानों का। अगर किसानों को मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं तब से बोल रहा हूं क्योंकि मैं मोदी को समझता हूं, क्योंकि मैं मोदी को करीब से देखा हूं, क्योंकि मैं मोदी को करीब से समझा हूं, जानता हूं, उनके अगल में बगल में बैठकर उनकी बातें सुनाऊं। मेरे दोस्त, देश आपका है, बचा लो। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं? ना मोदी रहेंगे ना मैं रहूंगा, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी रहेगी जो भीख मांगेगी, जो दर-दर की ठोकरें खाएगी। बचा लो। एमएसपी नहीं चाहिए, समझौता नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी से 5 किलो आटा नहीं चाहिए। 5 किलो आटा लेकर के शर्म नहीं आती आपको? मुंह पे मारो उसके। नरेंद्र मोदी से 5 किलो आटा मत लो, 5 किलो अनाज मत लो, नरेंद्र मोदी से इस्तीफा लो। यही एक रास्ता है इस देश को बचाने का, आपकी रोजी रोटी बचाने का। वरना तो उनके भाई बंधु 500%, 500 गुना बढ़ते रहेंगे और आप भीख मांगते रहोगे, मजदूरी करते रहोगे, गरीबी झेलते रहोगे, अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा पाओगे, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाओगे, सारी शिक्षा व्यवस्था खत्म। अब कहते हैं कि वो 50 चैनल चला देंगे, 50 चैनल, 100 चैनल चला देंगे पढ़ने के लिए बच्चों को। वो चैनल कौन चलाएगा? अडानी अंबानी चलाएंगे। उस चैनल पर पढ़ेगा कौन? 5 किलो अनाज लेकर के आप पेट पाल रहे हो, आपके पास हिम्मत है टीवी खरीद करके अपने बच्चों को देने के लिए? उसमें पढ़ लो। यानी नरेंद्र मोदी के पास कोई ऐसा विजन नहीं है मेरे दोस्त जो आपके लिए है। आपके लिए कुछ भी नहीं है नरेंद्र मोदी के पास। अगर चाहते हो इस देश को बचाने के लिए तो मात्र एक नारा होना चाहिए, मोदी हटाओ, देश बचाओ, वरना तो जाओ। मैं क्या कर सकता हूं मेरे दोस्त? मैं जो मैं समझता हूं, क्योंकि मैंने कहा मैं रामदेव के साथ रहा, एक ऐसे दलाल, घटिया दलाल के साथ रहा जिसका मुझे पूरी जिंदगी अफसोस रहेगा। 2010 से लेकर 2014 तक, और बड़े करीब से इनकी दलाली देखी है मेरे दोस्त।
मैं इनको समझ चुका हूं। ये दल्ले हैं, दलाल हैं, पूंजीपतियों के दलाल हैं, देश और दुनिया के पूंजीपतियों के दलाल हैं। ये आपको बेच खाएंगे, आपकी हड्डी बेच देंगे, आपकी किडनी निकाल ली गई, आपके अंग का भी व्यापार किया गया। ऐसे भी न्यूज आए, कहीं कोई जांच हुई, आप पर मॉक ड्रिल हुआ, आप मारे गए, आप मरे, आप पानी में बहा दिए गए, आपके भाइयों की, बंधुओं की लाशें पानी में तैरती रही, कोई पूछने वाला नहीं, कुत्ता घसीट कर लाया, हम लोगों ने देखा है। पता नहीं किस मिट्टी के बने हो तुम लोग जो भूल जाते हो। जिन्होंने कुछ नहीं मिला, अपने दाह संस्कार करने, अपने इष्टों का दाह संस्कार करने के लिए वो ले जा करके रेत में दफना दिया, उन पर से चादरें खींच ली गई, सिर्फ इसलिए कि कोई इसका फोटो न ले, कोई दिखाए ना। मैं दुनिया भर के सवाल करता हूं, कोई मुझसे कुछ नहीं पूछता। मेरा क्या अपराध है? मुझे जेल में भी डाल दिया जाता है 3 दिन के लिए। मैं ब्राह्मण हूं, आजीवन मरते दम तक नहीं भूलूंगा उस 3 दिन के जेल यात्रा को। और उस यात्रा की नींव, ये समझ लो मेरे दोस्त, उस यात्रा की नींव नरेंद्र मोदी के राजनीतिक खात्मे के साथ होगी, होकर रहेगी। तो दोस्तों, दंगाइयों की बात करना, माफियाओं की, बार बार आज भी इतने के बाद भी नहीं बदले, दंगाइयों की बात करना, माफियाओं की बात करना, ये ड्रामा करना, ये सब क्यों करते हैं? ये क्योंकि आपको बरगलाना चाहते हैं मेरे दोस्त। आप जानते हो कल एक घटना हुई, अब उसको एसपी जी क्या बोलते हैं, पहले जेड प्लस, अब पहले कुछ था, जेड प्लस या हाई सुरक्षा दी जा रही है। एक बात बताओ मेरे दोस्त, बीजेपी के अलावा, मैं इस चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इसको आज सुनिए, बीजेपी के अलावा भारत में किसी के पास हिम्मत है जो गोली चलाए? ओवैसी पर गोली चलाने वाला कौन था? बीजेपी। ओवैसी पर गोली मारने के लिए नहीं चलाई गई थी, इट्स प्रोजेक्टेड, प्रायोजित घटना, अंजाम दिया गया मुसलमानों को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। कितनी सातिराना चालें चलते हैं ये, और उसके बाद भी आप उनको समझ नहीं पाते मेरे दोस्त। दया करो, आपसे मैं भीख मांग रहा हूं, इस देश को बचाओ, दया करो इस देश पर, वरना आने वाली पीढ़ियां, हम ताना मारते हैं मेरे दोस्त, हम अपने आप को बहादुर कैसे कहते हैं? हम तो हजारों साल गुलाम रहे, हम पहले दिन मारकर भगा सकते, थप्पड़ों से मारते तो भाग जाते, हमारे समुद्री लुटेरे आकर हम पर राज करके चले गए, हम अपने आप को बहादुर कैसे कह सकते हैं? आज जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां की, वो इनके ही पूर्वज थे, तो जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां की, वो गलती आप कर रहे हो नरेंद्र मोदी के साथ, उसे भगाओ। भगाने के अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। अगर चाहते हो, समझते हो, अगर जानते हो कि ये देश आपका है, ये देश बचाना चाहते हो, तो नरेंद्र मोदी को भगाओ, भगाने का नारा दो। एमएसपी मत मांगो मेरे किसान भाइयों, मेरे किसानों के बच्चों से, किसान भाइयों से, किसानों के बच्चे जो शहरों में रहते हैं उनसे, सबसे, आम उपभोक्ता से, गरीब से, मजदूर से, सबसे मेरी गुजारिश है, आप एक द्रोह काल से गुजर रहे हो। नरेंद्र मोदी ने इसे अमृत काल का नाम दिया है, आप एक द्रोह काल से गुजर रहे हो। इस द्रोह काल से अपने आप को बचा लो, इस द्रोह काल से अपने देश को बचा लो। ये देश आपका है मेरे दोस्त, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। और वैसे भी मेरे दोस्त, मेरी ये बातें लिख करके रख लेना, रिकॉर्ड करके रख लेना, अपने पर्स में रख लेना, जहां भी रख सकते हो रख लेना।
दूसरों को पहुंचाओ, दूसरों को बताओ, दूसरों को प्रेषित करो आगे। लेकिन एक ही गुजारिश है मेरे दोस्त, इस देश को बचाओ। और मैं बहुत बार कह चुका हूं मेरे दोस्त, ये मैंने कुछ सवाल किए, इन सवालों का जवाब इनके पास नहीं, कुछ और सवाल करता हूं, टेक्निकल सवाल मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था काला धन लाएंगे, काले धन वालों को लिस्ट लेकर घुमा करते थे। चलिए आज सवाल करता हूं, नरेंद्र मोदी जी काले धन वाली लिस्ट आज जारी कर दो, देश को बता दो कि वो काला धन किसके पास है। जेल में मत भेजो, छोड़ दो, माफी दे दो, हिस्सा ले लिया आपने तो कुछ नहीं करोगे मालूम है, तो कम से कम देश को बता दो कि काला धन किसके पास, हु इज द अल्टीमेट ओनर ऑफ टुडे, ब्लैक मनी किसके पास है बता दो, आपकी पोल खुल जाएगी। हु इज द मैक्सिमम बैंकिंग फाइनेंस किसके पास है, बैंकिंग लैंडिंग मनी किसके पास है, बैंकों से पैसा किसने ले रखा है, देश को बता दो। चलो 500 करोड़ से ऊपर का ही बता दो, उससे नीचे का नहीं, 500 करोड़ से ऊपर भारत में किसने लोन ले रखा है, किसने पैसा लेकर के डूबा है, कौन लेकर के भागा, उनकी लिस्ट बता दो। कुछ मत करो, कोई कार्रवाई मत करो, उनसे मत वसूलो, मानता हूं कोई बात नहीं, पिछली सरकारों ने गलती की थी, ओके यही मान लेता हूं, ठीक है, बता दो, देश जान तो ले कि वो कौन है चोर, उन चोरों का चेहरा तो लोगों के सामने आ जाए, वो उन चोरों के जरिए आपको पहचान जाए। चैलेंज है नरेंद्र मोदी, आप बता के देखो, एक दिन अगर दूसरा दिन आप नहीं देख सकते उस कुर्सी पर, ये देश उठाकर फेंक देगा, आपको उठाकर फेंक देगा। जिस दिन देश को पता चलेगा ब्लैक मनी किसके पास है, जिस दिन देश को पता चलेगा 90% ब्लैक मनी किसके पास है, जिस दिन देश को पता चलेगा 90% बैंकिंग फाइनेंशियल लोन किसके पास है, जिस दिन देश को पता चलेगा कि जो आपने राइट ऑफ किया है, माफ किया है लोन का, बैंक डेबिट्स डाला है, वो किसका है, 90% किसका है, 10% मैं भी जानता हूं, 90% किसका है, बैंकों का एनपीए किसके ऊपर है, बैंकों का पैसा लेकर भारत छोड़कर भागा कौन है, 90% कौन है, लिस्ट जारी कर दो। बैंक का लिस्ट दे सकता है, इससे किसी देश से ट्रीटी तो नहीं कही हो ना कि उसको बता दोगे तो तूफान आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप बता के देखो। बैंकों का ब्लैक मनी किसके पास है, हु इज द अल्टीमेट ओनर ऑफ द टुडे फॉर ब्लैक मनी किसके पास है, 90% किसके पास है, मैं जानता हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोलो। बैंकों का लोन किसने ले रखा है, 90% बैंकों का लोन किसने ले रखा है, बैंक जो डिफॉल्ट हुए हैं वो किसके कारण से हुए हैं, नाम बताओ। 500 करोड़ से ज्यादा बैंकों का लोन किसने ले रखा है, बैंकों का पैसा लूट करके कौन भागा है। और फाइनली नरेंद्र मोदी 6000 आप पलायन की बात करते हो, कैराना से, यहां से, वहां से, मैं देश के पलायन की बात करता हूं। 6 लाख से ज्यादा भारतवासी देश छोड़कर, देश की नागरिकता छोड़कर चले गए हैं, वो कौन है, उनकी लिस्ट जारी करो, पूरा देश समझ जाएगा हु इज द कल्प्रिट ऑफ इंडिया, भारत का चोर कौन है। 6 लाख जो भारत की नागरिकता छोड़े हैं उनमें कौन है, उनका नाम जाहिर करो, देश को बताओ, आप पता चल जाएगा पूरे देश को कि कौन है वो छोड़ कर गए हैं या उन्हें भेजा गया है, उन्हें बसाया गया है उस ब्लैक मनी को सेट करने के लिए, ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड करने के लिए, ब्लैक का व्हाइट करने के लिए, ब्लैक मनी की हिस्सेदारी लेने के लिए। नहीं बताओगे, ये सारे सवाल हैं मेरे नरेंद्र मोदी जी, इस देश से भी। और ये देश आज बार बार घूम फिर करके माफियाओं की बात, मुसलमानों की बात, हिंदुओं की बात, 80-20 की बात क्यों करते हो, मैं जानता हूं, इसके अलावा कैसे बचोगे। एक उदाहरण देता हूं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए बिच्छू की तरह है, हमेशा आप धर्म की आड़ में छूट जाते हो।
जब भी आपको बोलना होता है, जवाब देना होता है, तब आप काशी की बात करते हो, मथुरा की बात करते हो, झोपड़ी की बात नहीं करते, गरीब की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते। आप बताते हो, आप खुद ही कहते हो 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर आप पाल रहे हो नरेंद्र मोदी। क्या ये 84 करोड़ लोग 5 किलो अनाज भी खरीदने की जो हैसियत नहीं रखते, वो कब कहां कैसे पैदा हो गए, इसको बता दो। चलिए दोस्तों, हाँ प्यार आपका मेरे साथ है, आप मुझे सुनते हो। हमारी आपकी मुलाकात अब फिर से सोमवार को होगी मेरे दोस्तों, हम फिर सोमवार को मिलेंगे। लेकिन मैं जितने लोग मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र जुड़े हुए हैं इस समय, जो मुझे सीधे सीधे देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात सुनकर अपने पास तक मत रखो मेरे दोस्त, तो दूसरों को पहुंचा दो, इस देश को बचा लो। वरना जिस तरह हम कहते हैं हम हजारों साल गुलाम रहे, हमने बहादुर कैसे मान लें, हमने वीर कैसे मान लें कि हम हजारों सालों तक गुलाम रहे और वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए। कुछ चोर नाविक लुटेरे भारत में आए, भारत को गुलाम बनाते रहे और वो कुछ नहीं कर पाए, हमने वीर कैसे मान ले मेरे दोस्त। उसी तरह से आज आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, आप पर सवाल उठाएगी कि 2020, 22, 2014 से लेकर के 2022 है, तो 2014 से लेकर के 2022 के लोगों ने इस देश के लिए क्या किया, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया। हमें गुलामी दी, हमें जलालत दी। जो मैंने बात कही है इसे स्लोगन मत समझना मेरे दोस्त। जिस तरह से आप या पूरा देश आवारा पशुओं से परेशान है, उसी तरह से ये पूंजीवादी लोग, ये नरेंद्र मोदी, ये अडानी, ये अंबानी, ये जो जितनी भी अंपायरिंग्स है, जो 500 गुना कमाते हैं, उनके लिए आप आवारा पशु हो। आपको एक दरबे में, एक बाड़े में ले जाया जाएगा, चारों तरफ से बाड़े लगा दी जाएंगी, उसके बीच आप मर जाओगे तड़प तड़प कर भूखे। आज जो हाल आवारा पशुओं का है, वही हाल आम आदमी का होगा। क्यों? मैंने वो भी आपको तर्क के साथ बता दिया कि न तो कहीं नौकरी है, न तो कहीं जॉब है, न कहीं प्रोडक्शन है। मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी जो मैनेजमेंट है वो कंप्यूटर संभालता है, जो मजदूरी है वो ये क्या कहते हैं इसको, मशीनें संभाल लिया। आपके लिए जगह ही नहीं बची मेरे दोस्त। तो आप आवारा पशु हो गए ना। कितने दिन तक ये व्यवस्था आपको बर्दाश्त करेगी? ये तो एक दिन आपको हकालने के चक्कर में कहीं ना कहीं तो आपको ले जाकर गिराएगी, और गिराया ही ना। आपको बढ़ता छोड़ दिया गया, आप रोड पर चले, भूखे नंगे प्यासे, अपनी बीवी को छोटी सी गाड़ी में बिठाकर ढकेलते हुए गए। साइकिल पर एक बेटी अपने बाप को बिठाकर गई, बैलगाड़ी पर, बैलगाड़ी में भी एक बैल और दूसरी तरह एक अपना भाई अपना कंधा देकर उस बैलगाड़ी को खींचते हुए अपने घरों तक पहुंचा। लोग रेलवे लाइन पर कटते रहे, मरते रहे। जो पार्टी आज हजारों हजार गाड़ियां आपके बीच भेजी हैं वोट मांगने के लिए, उन्होंने एक साइकिल तक आपको मुहैया नहीं कराया कि आप इसी से अपने घर चले जाओ। इतना तो कर ही सकते थे ना। चलिए आप जा ही रहे हो ना, हम आपको साधन नहीं दे पा रहे हैं, तो लो एक साइकिल ले लो, एक साइकिल से अपने घर चले जाओ। वो भी नहीं हो पाया। ये वो है क्रूर, मतलब जो कहते हैं ना कि मतलब जिनमें कोई मौसी नहीं, कोई दया नहीं, कोई भावना नहीं, आपके लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं किसान भाइयों से कहता हूं, एमएसपी नहीं, मोदी का इस्तीफा मांगो। मैं मजदूर भाइयों से अपने कहता हूं,
आप मनरेगा में अपनी नौकरी और उससे मिलने वाला पैसा मत मांगो, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगो। मैं अपने बेरोजगार भाइयों से कहता हूं कि आप नौकरी नहीं, नरेंद्र मोदी का